आज सुप्रीम कोर्ट में आउट ऑफ सिलेबस हो गया उन लोगों के लिए जो शरिया लॉ चाहते हैं भारत में, काजी कोर्ट्स चाहते हैं भारत में। सबका ध्यान था वक्फ लॉ के अंदर क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी अगले हफ्ते सुनवाई होने जा रही है। पर उससे पहले काजी कोर्ट्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आ गई जिसकी आपसे बात करने जा रहा हूं। वैसे तो आज वक्फ लॉ की भी कोर्ट में हियरिंग हुई। हियरिंग इस तरह हुई कि कई नई पिटीशंस डली। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में हियरिंग हुई और लोग चाह रहे थे कि अब ये पिटीशन सुनी जाए। अजीब ही हो गया है, वक्फ लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हम कुछ पिटीशन सुनेंगे, उसके अंदर जिसको आए लगाना है लगा दे, एप्लीकेशन लगानी है लगा दे, कोर्ट के अंदर आके आर्गुमेंट करना है। अगर कोई बात लगे कोर्ट को कि आप डिफरेंट या नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट हमेशा सुनता है। पर यहाँ पे क्या चल रहा है, कट कॉपी पेस्ट। सबको क्या कोर्ट के लिए आ रहे हैं या आप कोर्ट के बाहर पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग करने के लिए केस डाल रहे हैं, ये सोचने की बात है। तो वक्त के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज इन पिटीशंस के ऊपर एक ऑर्डर पास कर दिया। ये सब आपसे डिस्कस करूंगा, पर पहले आपका कमेंट चाहता हूं मैं। देखिए जो कि आज हुआ काजी कोर्ट्स को लेके, शरिया लॉ को लेके, ऐसा क्यों है भारत में कि एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम चाहते हैं। और जो लोग पैरेलल कोर्ट सिस्टम चाहते हैं वो साथ ही साथ बड़े सिलेक्टिवली चाहते हैं। क्रिमिनल लॉ में नहीं कहेंगे, क्रिमिनल लॉ में नहीं कहेंगे कि हाँ हमें शरिया कानून के अनुसार आप पनिश कीजिए अगर कोई गलती करता है, कोई क्राइम करता है। सिविल लॉ में इमीडिएटली कहेंगे, स्पेशली जहां पे महिला के हक का लॉ होता है, जहां पे मेंटेनेंस की बात होती है। ये केस जिसमें था ये भी महिला को मेंटेनेंस की बात थी, महिला के 2 बच्चों को मेंटेनेंस की बात थी। आपको मेंटेनेंस का इससे याद आया होगा शाह बानो केस, जहां पे इतने छोटा अमाउंट था, 180 रुपया या 200 रुपये का अमाउंट था, जहां पे महिला महीने का जा रही थी। 25 रुपये था पहले, फिर हाई कोर्ट में अमाउंट बढ़ के 179 कोर्ट हो रुपीस हो गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया था जहां पे ये लिया गया था कि डाइवोर्स के बाद ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ब्यूट पढ़ना, अब लोग प्लीज जजमेंट ओरिजिनल पढ़ना, कैसे कहा कि नहीं महिला है, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, और किस तरह शाह बानो के बाद पूरा कानून ही चेंज हो गया। वो प्रक्रिया अभी भी चलती रहती है बहुत जगहों पे। ये तो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र में अगर आपकी बात मान ले तो आप एक नया सिस्टम बना देते हैं, लॉ बना सकते हैं। पर ये काजी कोर्ट्स की जो मैं बात कर रहा हूं, कल को क्या पता कोई सरकार इनको भी किसी फॉर्म में रिकॉग्निशन दे दे। पर सुप्रीम कोर्ट का तो बहुत क्लियर फैसला था, वो डिस्कस करते हैं। वक्फ पे बता दूं कि जैसे आज हियरिंग हुई तो वक्फ के लिए नए नए फैक्ट्स रिलीज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि आप कोई नए केस नहीं डालेंगे, कोई नई पिटीशन एंटरटेन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे refused to entertain any further petitions challenging the constitutional validity of Waqf Amendment Act 2025, while allowing the petitioners to raise any additional grounds of challenge by filing an application in the main case. Waqf Supreme Court refuses to entertain fresh petitions. तो ये टॉपिक पे तो विराम। वक्फ की जो मेन हियरिंग होगी उसके अंदर जो मेन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले ऑर्डर के हिसाब से केसेस बोले हैं उसके अंदर ही बहस होगी। नॉन स्टॉप इनफिनाइट प्रोसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नहीं अलाउ करेगा। वो सुनवाई की जो भी अपडेट्स होंगी ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप देखिए इस समय भी नए नए केसेस डल रहे हैं। कितना इसके अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं आप खुद ही सोच सकते हैं। पर आज की बात कर लेते हैं। पहले तो केस के आपको फैक्ट्स बता दूं, आप चौंकेंगे फैक्ट्स जान के। महिला का विवाह हुआ था 24/9/2002 को इस्लामी रीति रिवाज के अनुसार। फिर उन दोनों की, ये दोनों की दूसरी शादी थी। काजी की अदालत भोपाल मध्य प्रदेश में महिला के खिलाफ तलाक का मुकदमा दायर किया गया, जो दोनों पक्षों के बीच 22/11/2005 को हुए समझौते के आधार पर खारिज हो गया। इसके 3 साल बाद 2008 में उसके शोहर ने दारुल कज़ा काजियत की अदालत में तलाक के लिए एक और मुकदमा दायर किया। उसी साल पत्नी ने भरण पोषण की मांग रखते हुए सीआरपीसी की धारा 125 के तहत फैमिली कोर्ट में केस रखा। अब देखिए, रुक जाइए, पहले भी काजी कोर्ट में गया, वो दायरा खारिज हो गया। फिर पति दोबारा गया
और महिला गई फैमिली कोर्ट में 125 सीआरपीसी की हमें मेंटेनेंस दे दो। ये है बेसिक फैक्ट। एक तरफ काजी कोर्ट, एक तरफ फैमिली कोर्ट। अब आप बताइए, किसी संविधान में, किसी भी देश के संविधान में, डेमोक्रेसी में, मैं उन देशों की बात नहीं कर रहा जो इस्लामिक मुल्क हो, डेमोक्रेसी में क्या ये संभव हो सकता है कि आप अलग अलग जगहों पे पैरेलल कोर्ट प्रोसीडिंग कर लें? मैं वक्फ से भी जोड़ूंगा। वक्फ मेरे अनुसार एक स्टेट विद इन अ स्टेट बनाता था। स्टेट विद इन अ स्टेट बनाता था। ये क्या कोर्ट्स विद इन अ कोर्ट होगा? अगर क्या ऐसा संभव हो सकता है? एनीवेज, ये देखिए फिर काजी कोर्ट में क्या हुआ ये भी जान लीजिए आप। पत्नी ने फिर दारुल कज़ा के समक्ष तलाक के लिए अर्जी दी। लगभग उसी समय पत्नी 125 में गई। बाद में 2009 में पति ने दारुल कज़ा द्वारा दिए गए तलाक के बाद तलाकनामा औपचारिक रूप से तैयार कर लिया। वो बोलता जी मेरा तो तलाक, औपचारिक तलाकनामा तैयार कर लिया क्योंकि उसने काजी कोर्ट का प्रोसीजर अपनाया। अब आता है जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो फैमिली कोर्ट के ऊपर भी, क्योंकि फैमिली कोर्ट में केस गया था, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को याद रखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्ट, एक पिछले केस का हवाला दिया कि कोर्ट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन टू सेरेमनाइज सोसाइटी ऑन मोरालिटी एंड एथिक्स। और कोर्ट ने एक पुराने केस का हवाला दिया, इसमें 2 पैराग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट है, समझिए, जहां पे कोर्ट एग्जामिन कर रहा था कि क्या काजी कोर्ट्स, पैरेलल कोर्ट और फतवा का कोई लीगल बेसिस है, क्या फतवा दिया जा सकता है लीगल कोर्ट्स, और उसकी बाइंडिंगनेस क्या है। उस पे कोर्ट ने कह दिया था कि लीगल अथॉरिटी की एडजुडिकेशन जो लॉ इन्फोर्समेंट से होती है, बाइंडिंग होती है, ओबेड होती है, अनलेस कोई सुपीरियर कोर्ट उसको बेसिकली सेट असाइड कर दे। और मोटी बात रहता, हम हाईलाइटेड पोर्शन पे आइए, नहीं तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा आपके लिए। There are fundamentals of any judicial system. In our opinion, the decisions of Dar ul Qaza or the Fatwa do not satisfy any of these requirements. Dar ul Qaza is neither created nor sanctioned by any law made by a competent legislature. फिर आगे कोर्ट बोलता है, in fact, whatever may be the status of fatwa during Mughal or British rule, it has no place in independent India under the constitutional scheme. जो मर्जी मुगल जमाने में चलता रहता हो, जो मर्जी ब्रिटिश जमाने में चलता रहता हो, हमारे देश में इंडिपेंडेंस के बाद इसकी कोई जगह नहीं, कोई इसकी लीगल बाइंडिंग नहीं, कोई इसकी लीगल सैंक्टिटी नहीं। तो आप जो बार बार हवाला देते हैं कि 500 साल से, 200 साल से, 300 साल से चल रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। अंग्रेज आउट, मुगल आउट। अब उनके वंशज कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब विषय आप जाने, उसका लीगल से कोई मतलब नहीं है। पर जो उस जमाने का था वो 1947 के बाद नहीं हो सकता। कोर्ट ने एक और भी बहुत अहम बात कर दी कि जब कोई लीगल सैक्शन नहीं है, कोई लीगल प्रोसेस नहीं है, तो दारुल कज़ा इशूइंग किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई ऑर्डर, वो उसको इग्नोर कर सकता है। द पर्सन और द बॉडी कंसर्न्ड और फॉर दैट मैटर एनीबडी मे इग्नोर इट, इट विल नॉट बी नेसेसरी टू चैलेंज इट बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सिंपल भाषा में कोई बोले कि मैं काजी कोर्ट से ऑर्डर ले आया हूं, तो आपको टेंशन नहीं है कि आपको कोर्ट जाना है, उसको चैलेंज करना है, डिसाइड करना है, इसको इग्नोर कीजिए। उस ऑर्डर को लेके आप साइड पे रख सकते हैं, उस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी अपने घर में जैसे कोई छाप दे आपके लिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैसे ही है। नहीं तो नॉर्मली अगर कोर्ट से कोई ऑर्डर आए, इमीडिएटली आप सुपीरियर कोर्ट भागते हैं ना, कह रहे मेरे अगेंस्ट एक ऑर्डर आ गया है, अपील डालते हैं। यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है। इन कोर्ट ने वार्निंग भी दी, ये वार्निंग बहुत जरूरी है। जो लोग जो फतवा ऐसे काजी कोर्ट्स का इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कोर्ट ने कहा लास्ट 490 में एम्फेसिस सप्लाइड फर्दर सच एन एजुकेशन फतवा डज नॉट हैव अ फोर्स ऑफ लॉ, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय एनी प्रोसेस
यूजिंग कोरेसिव मेथड्स, कोरेसिव मतलब दम बल के प्रयोग पे नहीं इंप्लीमेंट हो सकता। एनी पर्सन ट्राइंग टू इन्फोर्स दैट बाय एनी मेथड शैल बी इलीगल एंड हैज टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर कोई इन्फोर्स करने की कोशिश करे तो वो इलीगल है और उसको एज पर लॉ डील किया जाए। कोई भी लीगैलिटी करता है तो लॉ उसको क्राइम मानती है ना। कोर्स करता है, दम यूज करता है, किसी के ऊपर जबरदस्ती करता है और जबरदस्ती करके वो क्या क्या एक्शन करता है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सी धारा लगेगी, तो ये इलीगल है। ये भी बताना चाहिए। इतना कॉम्प्रिहेंसिव ये जजमेंट एक एग्जिस्टिंग था, उसके बाद भी हवाला दिया जाता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सब बातों को डाला अपनी जजमेंट में, लेटेस्ट 2025 की जजमेंट में, और साफ कर दिया है कि भारत के अंदर कोई प्लेस नहीं है इन सब लॉज का, इन सब कोर्ट्स का, इन सब की आप इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। अब बचा वक्फ में। वक्फ के अंदर अगले हफ्ते सुनवाई है, बहुत क्रूशल, बहुत अहम सुनवाई है। उस सुनवाई के अंदर जैसे मेरा मानना है, इस जजमेंट में भी आपने देखा, 2014 के जजमेंट में देखा कि किसी लॉ, लेजिस्लेचर, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया हुआ, इसलिए काजी कोर्ट की वैल्यू नहीं है। मुझे और आपको भी एक सवाल होगा, अगर कोई ऐसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से प्रोसेस क्रिएट हो जाए पार्लियामेंट से, वोट बैंक के लिए कुछ भी हो सकता है, मैं ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मैं लीगल से बाहर निकल के कर रहा हूँ आपसे, कि नेता कुछ भी बना दे, लो मान्यता दे दे, रिकॉग्नाइज कर दे, तब क्या होगा? ये संवैधानिक चैलेंजेस हमारे देश में आते हैं और वो डेमोक्रेसी के अंदर आपके हाथ में है। वक्फ एक्ट जो अमेंडमेंट्स हुई थी, अभी की नहीं बोल रहा, जो पहले की हुई थी, तभी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई थी कि ये तो एक स्टेट के अंदर स्टेट क्रिएट कर रहा है, ये तो किस तरह अलाउड हो सकता है। उनका पर कोई फैसला हुआ नहीं था वन वे और अदर। बहुत सारी पिटिशनें 100 या 125 अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग थी। इसके बीच में पार्लियामेंट ने फैसला किया और बोला कि वक्फ एक्ट को हम अमेंड कर देते हैं, और वो अमेंड कर दिया। कई लोगों का मानना है अमेंडमेंट कम है, इससे ज्यादा अमेंड करना चाहिए था। कई लोग कहते हैं वक्फ एक्ट को ही अबॉलिश कर देना चाहिए था, कई लोग कहते हैं अमेंडमेंट रिपील कर देना चाहिए था, कई लोग कहते हैं अमेंडमेंट और होनी चाहिए थी, कई लोग कहते हैं ये भी गलत हो गई। वो सब अगले हफ्ते अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो जो होगा आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। भारत माता की